दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं इस चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी पिछले ही दिनों डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक करने के लिए आदेश आ चुके हैं और जल्दी ही इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। दिक्कत ये पड़ता है कि जब छात्र जाता है डिस्ट्रिक्ट लॉक करने तो वो कंफ्यूज रहता है कि कैसे कौन सा ज़िला पहले लॉक करें, किस ज़िलों को वरीयता दें, हमारे मेरिट के अकॉर्डिंग ये ज़िला हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर हम कोई भी ज़िला नहीं पाएंगे, या फिर बहुत सारे ज़िलों में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी दुविधाओं में वो होता है। तो इन सब दुविधाओं के निराकरण के लिए और हमारे लिए जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो मिल जाए, इसके लिए आज का ये वीडियो बना हुआ है। तो हम सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये वीडियो पूरा देखें और उन सब दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें इस तरह की दुविधा है, इस तरह का कन्फ्यूजन है। और इसमें इस पर भी विचार किया जाएगा कि अगर आप अपना ज़िला लेना चाहते हैं तो आपकी मेरिट लगभग कितनी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेरिट होती है उस लायक और हम अपने आप को कम आंक करके कहीं और ज़िले में पहुंच जाते हैं, और इससे नुकसान क्या होता है, वो कम से कम 3-4 साल 5 साल उसी ज़िले में रहना पड़ता है। उसके बाद फिर जैसा भी सरकार की रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता है। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिनका इस तरह से प्रॉब्लम हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ज़िला अलॉट किया जाएगा, आपकी मेरिट उसके अनुकूल है कि नहीं है, या किस ज़िले को प्रथम वरीयता या द्वितीय वरीयता देनी चाहिए। आइए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूपी में 75 ज़िले हैं और हर ज़िला हर व्यक्ति के लिए सूट नहीं करेगा। किसी के लिए अगर आजमगढ़ बहुत अच्छा है तो किसी के लिए वो बहुत बुरा भी हो सकता है, या बहुत दूर हो सकता है, बहुत ऑड हो सकता है। तो आइए पहले नज़र दौड़ाते हैं एक बार रिजल्ट पर। देखिए दोस्तों, टोटल इतने स्टूडेंट पास हुए हैं, 1,46,060 स्टूडेंट, जिसमें से जनरल कैंडिडेट इतने पास हुए, ओबीसी इतने पास हुए, फिर एससी इतने पास हुए, एसटी इस तरह पास हुए। ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने डिक्लेयर किए हैं। अब हम देखते हैं कि जनरल के जो 36,614 लोग पास हुए हैं, ये कितने सीटों के सापेक्ष पास है, यानी यही डिसाइड करेगा कि मेरिट कहाँ तक जाएगी या फिर हमें अपना वांछित ज़िला मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं सीट कितने हैं। सीट है दोस्तों टोटल 69,000। ये देखिए जो भी आंकड़े हैं यहाँ पर जो भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ये एक लगभग आंकड़ा है। 69,000 में से आप 8,000 शिक्षा मित्रों को निकाल सकते हैं, या फिर जोड़ करके भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। शिक्षा मित्रों का यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हो चुके हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उनके अपने भारांक भी हैं, मार्क्स हैं, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन पक्का है। तो उनको यहाँ पर न जोड़ा जाए तो ही अच्छा है। एक लमसम आइडिया निकालते हैं, लमसम जनरल आइडिया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं, लमसम आइडिया है। देखिए लगभग 50% सीट जो है अनरिजर्व होता है, रिजर्व नहीं होता है, तो लगभग 50% निकाला जाए तो 34,500 आया। 27% ओबीसी के लिए है, 27% ओबीसी हो गया, लगभग ये 27% आ गया, और फिर शेष जो है एससी एसटी वगैरह के लिए है। ये एक जनरल आइडिया है आपका कि इसी के सापेक्ष हमें स्ट्रगल करना है, इसी के सापेक्ष हमारा मेरिट बनना है। इसमें बहुत सारी बारीकियां भी हैं, ऐसा नहीं फाइनल है, इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, जैसे हैंडीकैप है, या फिर फ्रीडम फाइटर्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं। इन सब लोगों के लिए भी ये लोग एक दूसरे में कहीं ओवरलैप कर जाएंगे, कहीं कुछ इस तरह से भी होगा, तो सीटें घटेंगी बढ़ेंगी। ये एक जनरल आइडिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें कि जनरल के 36,614 कैंडिडेट पास हुए हैं, उसके सापेक्ष यहाँ पर 34,500 सीट है। तो जनरल के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जितनी सीट है उसी के आसपास कैंडिडेट भी पास हुए हैं। यानी अगर पास हो गए हैं तो थोड़ा सा ही आगे, अगर उनकी मेरिट थोड़ी सी ठीक ठाक है तो उनको नौकरी मिल जाएगी। अगर लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ओवरलैपिंग को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार के निर्णय के अनुसार हो सकता है ओवरलैपिंग हो भी जाए, क्योंकि बीच में एक निर्णय आया था कोर्ट का जिसमें ये कहा गया था कि जो जिस वर्ग का कैंडिडेट है वो अपने ही वर्ग में फ़ाइट करेगा, यानी वो किसी और वर्ग में ओवरलैप नहीं कर सकता है। ये बीच में एक बार निर्णय आया था, आप लोगों को याद होगा। अगर उस निर्णय के अकॉर्डिंग आगे मेरिट बनता है तब तो
ये सेफ़ है बिल्कुल, जनरल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओवरलैपिंग होती है तो बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर होने वाला है जनरल का, और यानी मेरिट काफ़ी कुछ जो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे काफ़ी कुछ इधर उधर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा। ओबीसी के लिए देखिए 84,868 लोग पास हैं और 18,000 मात्र सीटें हैं जो ओबीसी विशेष यानी सिर्फ उन्हीं के लिए सीटें हैं। अदरवाइज़ हाई मेरिट है तो वो ओवरलैप करके इसमें आ सकते हैं, अगर ओवरलैपिंग को काउंट किया जाएगा तो ये हो गया। अगर ओवरलैपिंग काउंट नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर मेरिट बहुत हाई जाने की उम्मीद है। यानी यहाँ पर देखिए 84,868 लोग पास हैं और सीट है मात्र 18,630। फिर इसी तरह से SC ST के आप देख लीजिए, यहाँ पर लगभग 1.5 गुना के आसपास है। तो ये एक जनरल आंकड़ा हुआ दोस्तों। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट के चुनाव पर, यानी ज़िला का चुनाव कैसे करें उस पर आते हैं। आइए देखते हैं कैसे ज़िले का चुनाव करेंगे। दोस्तों, ज़िले का चुनाव करने से पहले सबसे करबद्ध निवेदन है कि सारे 75 ज़िलों को आप वरीयता क्रम में रखेंगे। ऐसा ना हो कि आपका मेरिट बहुत हाई है और उसकी वजह से आप कुछ 2-4-10 ज़िले को चुन करके ही समझ लें कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं 2-4-6-10 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसी गलतियाँ की हैं और इसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, आपके मेरिट चाहे जितना हो, चाहे बिल्कुल कम हो, 65 हो, 62 हो, 63 हो, 61, 60 जो भी हो मेरिट, आपकी मेरिट चाहे जितना कम हो या चाहे जितना अधिक हो, मेरे अनुसार आपको पहली वरीयता आपके गृह जनपद को मिलना चाहिए। पहली वरीयता, फर्स्ट नंबर गृह जनपद को मिलना चाहिए, जो भी मेरिट हो। ऐसा ना हो कि आपके मेरिट बहुत कम है और आपने सोच लिया चलो सोनभद्र तो नक्सली एरिया है, वहाँ पर पहला दे देते हैं और बाई चांस आपके ज़िले में मेरिट डाउन चली गई। ऐसा ना हो, फिर पछताना हो जाएगा दोस्तों। फिर सोनभद्र से आना और फिर ट्रांसफ़र कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सोनभद्र अगर आपका गृह जनपद है तो फिर आप उसको प्रथम वरीयता देंगे। पहली वरीयता गृह जनपद, दूसरी वरीयता और तीसरी वरीयता, चौथी वरीयता जो है ये आसपास के ज़िले होंगे। आसपास के ज़िले यानी जो बॉर्डर को टच कर रहे हैं, वहाँ जो बॉर्डर के ज़िले होंगे वहाँ पर जाइए। यानी पहली वरीयता गृह जनपद और दूसरी, तीसरी, चौथी, या अगर एक दो और आपके वहाँ पर बॉर्डर हैं तो उनको भी आप शामिल कर लीजिए। जैसे मैं बताऊँ, आज जो स्टूडेंट आजमगढ़ ज़िले के हैं तो आजमगढ़ उनकी पहली वरीयता होनी चाहिए। दूसरी वरीयता में आसपास के ज़िले होने चाहिए, जिसमें मऊ है और इधर जौनपुर है, वाराणसी है, सुल्तानपुर है और इधर फिर बलिया ले सकते हैं, मंडल में आता है। तो ऐसे कुछ ज़िलों का चुनाव आप कर सकते हैं। तो ये हो गया पहली वरीयता और शुरू के 3-4 वरीयता वाले। दोस्तों, ये 4-5 सीटों का हो गया। फिर इसके बाद की जो सीट होंगे उनको चुनने का तरीका क्या होना चाहिए? 5-6 ज़िलों के सिलेक्शन के बाद आप क्रमशः उन ज़िलों में प्रोसीड करेंगे जिन ज़िलों में नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ सीट और आपका सुविधा, इन दोनों का तालमेल बैठाते हुए आप प्रोसीड करेंगे आगे। ये होना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। नंबर ऑफ़ सीट और आपकी सुविधा दोनों को मिलाते हुए आप प्रोसीड करेंगे। यानी कि गृह जनपद छोड़ के अगर सिलेक्शन हो भी जाता है किसी और ज़िले में तो बहुत ज़्यादा पछताना ना पड़े। वो भी आपकी किसी न किसी सुविधा होनी चाहिए, यानी किसी रिलेशन में हो, कोई रिलेटिव हो वहाँ पर, या वहाँ पर आवागमन की सुविधा हो, या नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा हो। इन सबको दृष्टिगत, इन सबको पॉइंट में रखते हुए आप सीटों का चुनाव करेंगे। आप जो है विकल्प का चुनाव करेंगे। इन सब के दृष्टिगत आप उनको क्रम देंगे। तो ये हुआ दोस्तों ज़िले के चुनाव के बारे में कुछ बातें। अगर आप अपने ज़िले में ही चाहते हैं तो आपकी मेरिट कितनी होनी चाहिए? ज़िले के अंदर अगर चाहते हैं तो मेरिट कितनी होनी चाहिए, इस पर विचार करते हैं। दोस्तों, एक सर्वे कराया गया। सर्वे में ये निकल के आया कि 61 से लेकर 67 के बीच में 53% लोग हैं। 53% का मतलब आधे से ज़्यादा लोग 61 से 67 के बीच में है। यानी अगर आपकी मेरिट 61-67 के बीच में है तो कहीं न कहीं आप अपने आप को सुरक्षित पा सकते हैं।
यानी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरिट इतनी लो है तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हाँ, आगे क्या होगा ये बहुत क्लियर कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी 61 से 67 के बीच में 53% लोग हैं, 66 से 70 के बीच में बस 22% लोग हैं, 71 से 72 के बीच में 10% लोग हैं, 73 से 72 के बीच में 5% और उसके ऊपर वाले करीब 10% लोग हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये कहना चाह रहा हूँ कि टॉप मेरिट वाले बहुत कम ही लोग हैं, यानी वो बहुत कम लोग जो हैं अपने मनचाहा सीट पा जाएंगे। फिर भी इतनी सीटें हैं कि आपकी मेरिट लो होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को देखता हुआ पाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें आपको ज़रूर सीटें मिलेंगी, नौकरी मिलेगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि आपका मेरिट कितना होगा तो आपको अपना गृह जनपद मिलेगा। दोस्तों कुछ कैलकुलेशन और कुछ अनुभव के आधार पर या पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ मेरा अनुमान है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि ऐसे कितने परसेंटेज वाले लोग होंगे, कितना उनका टोटल ओवरऑल मेरिट होगी कि उनको गृह जनपद मिलेगा। तो गृह जनपद के लिए आइए देखते हैं क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, क्या मेरिट होनी चाहिए। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 72 प्लस होगा, 72 प्लस होगा तब कहीं जाकर के आपको गृह जनपद मिलेगा। दोस्तों, अगर ओवरलैपिंग होती है तो ये विश्वास मान के चलिए कि ओवरलैपिंग होने पर जनरल की मेरिट बहुत हाई जाएगी, और हाई अगर जाती है तो मान चलते हैं कि 72, 73, 71 के आसपास मेरिट जाएगी, और अगर इतना है या इससे ऊपर है तो आपको गृह जनपद मिल सकता है। इसमें भी मैं बता दूं, कुछ ऐसे जो हाईली डिमांडेड ज़िले हैं जैसे गाज़ियाबाद वगैरह है, नोएडा वगैरह है, उस तरह के एरिया है, या लखनऊ है, इलाहाबाद है, वहाँ पर मेरिट काफ़ी ऊंची जा सकती है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं जैसा ज़िला होगा वैसा मेरिट जाएगी, और नंबर ऑफ़ सीट भी वहाँ पर कम है। अब की बार गाज़ियाबाद में या नोएडा में सीटें कम हैं, तो उस आधार पर मेरिट काफ़ी ऊंची जाने की उम्मीद है। और वो अगर गृह जनपद आपका है तो आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छी मेरिट लानी पड़ेगी। फिर ओबीसी का दोस्तों 67 से 72 अगर आपका पूरा गुणांक बनता है, पूरा गुणांक अगर 67 से 72 बनता है तो यहाँ पर ओबीसी में है अगर आप, तो आपका गृह जनपद में चुनाव हो सकता है। इसी तरह से पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप और एससी के कैंडिडेट 63 से 67 के बीच में अगर हैं तो उनको गृह जनपद मिल सकता है। और एसटी वाले, एसटी का जान ही रहे हैं आप, एसटी का जो नंबर ऑफ सीट है उनके नंबर ऑफ पास कैंडिडेट से कहीं ज़्यादा है, तो वो जस्ट पास रहेंगे तो उनको आराम से अपना ज़िला मिल जाएगा। और दोस्तों, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन जो हैं उनके लिए अनुमान है कि 62 से 65 उनका गुणांक होना चाहिए। तो ये एक अनुमान है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये 100% सही है। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है अनुमान निकालने का। हमने भी एक अनुमान निकाला है और कुछ कैलकुलेशन करके अनुमान निकाला है, तो उस आधार पर ये गुणांक होने चाहिए। दोस्तों, आप सब के लिए सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 69,000 की भर्ती से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो अभी आने बाकी हैं। अभी हम बताएंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में करेक्शन होगा तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ अभी आने वाले वीडियो में मिलता रहेगा आपको अपडेट। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हाँ, बेल आइकन ज़रूर बजाइए, क्योंकि बहुत सारे अभी वीडियो आने बाकी हैं, तो बेल आइकन बजाए रहेंगे तो आप तक वीडियो ईज़िली मिल जाएगा, कहीं से शेयर करके पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों।